तो डी ब्रॉगली थ्योरी क्या बताता बेटा, माइक्रो पार्टिकल के पास दो नेचर होते हैं, एक तो अपना पार्टिकल का, दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर मतलब जो लाइट है वो वेव है ना बेटा, तो वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा, तो ये सीधा लाइन बनाया। पार्टिकल मतलब पत्थर को उठा के फेंकोगे तो पत्थर क्या होगा, पहले सीधे सीधे जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये ऊपर वाला जो कर्व है वो वेव के, सॉरी, पार्टिकल के लिए है। अब इसके लिए प्रूफ, तो वेव के पास होता है बेटा लेमडा, पार्टिकल के पास उसका क्या होगा बेटा, मास। तो लेमडा मास के बीच रिलेशन देख लेंगे हम लोग। तो हेडिंग है डी ब्रॉगली थ्योरी, इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा रिलेशन। टॉपिक का नेम नोट कर लेना, सब हेडिंग रिलेशन बिटवीन लेमडा मास रिलेशन बिटवीन h upon mv लेमडा मास। लेमडा मतलब क्या बोलेंगे बेटा, वेवलेंथ, मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। हमको मालूम बेटा, नहीं मालूम तो वी नो डेट की जगह पे वी डोंट नो डेट कर सकते हो। प्लांक्स थ्योरी क्या होता है बेटा, बोलो बेटा। प्लांक्स थ्योरी क्या होता है बेटा, सर फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला, लाइट रे फॉर्म बाय सेम पार्टिकल इक्वल टू एच न्यू ना बेटा। प्लांक्स थ्योरी इक्वल टू होता है बेटा एच न्यू, उसके बाद आई एन एच टी। तो प्लांक्स थ्योरी और प्लांक्स इक्वेशन ऐसी आइंस्टाइन इक्वेशन, इसमें क्या होता है बेटा, इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम होगा बेटा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा बेटा, सेम। तो बोल सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। लेमडा इक्वल टू व्हाट बेटा, सी बाई लेमडा। वेवलेंथ हाँ, तो एम इंटू सी स्क्वायर, ये सी और ये सी कैंसल, बचा क्या बेटा, लेमडा इक्वल टू, ये एक स्टेप गायब ना करके, लेमडा अपॉन एच एम इंटू सी, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो लेमडा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एच अपॉन एम इंटू सी। ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। तो वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के बीच रिलेशन उसके मास के बीच। तो वेवलेंथ है मतलब कौन सा नेचर है बेटा, वेव। मास है मतलब कौन सा नेचर है बेटा, पार्टिकल। वेलोसिटी आ गया बेटा, सी स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। अगर वेलोसिटी v हो तो इफ velocity of velocity of particle is v, तो क्या होगा बेटा लेमडा का फॉर्मूला, h अपॉन इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v, तो m इंटू सी की जगह पे क्या रखूंगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट है उसकी जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, v। तो लेमडा इक्वल टू एक और फॉर्मूला मिलता है बेटा, h अपॉन एम वी।
एच अपॉन क्या होता है बेटा, एम वी, लेमडा इक्वल टू, नोट कर लो जल्दी से यहाँ तक। तो कुछ नहीं, इस इक्वेशन को इक्वेट किया बेटा, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होंगे बच्चा लोग, बराबर। जल्दी से नोट डाउन करो। सर हाँ बेटा बोलो, बोलो बच्चा, क्या हुआ बेटा, कहीं डाउट आ गया किसी जगह पे? तो क्लियर है बेटा, दोनों को बराबर कर दिया, न्यू इक्वल टू हमको मालूम है बेटा सी बाई लेमडा होता है, वैल्यू पुट कर दिए। नहीं याद आ रहा है तो क्या किया और करो भाई, यहाँ पे ऐसे नोट कर लो तनिक, वैल्यू पुट किए तो सॉल्व करो तो यही आएगा बेटा। अब वेलोसिटी पार्टिकल का, यहाँ पे लाइट का वेलोसिटी ले रहता है, अब मैं पार्टिकल का है तो v कर दिया बेटा। तो यहाँ पे लेमडा जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वेवलेंथ नहीं, क्या बोलेगा बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। छाप ले बच्चा लो। No, sir, wait. देखो अमन बोरा सर कंप्लीट हो गया। हेडिंग नोट करो, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम ए स्क्वायर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में देख लिया बेटा, तो v का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना बेटा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m का रूट। वी नो डेट, क्या जानते हैं बेटा हम लोग, जो लेमडा है वो है h अपॉन एम वी, तो v का वैल्यू क्या होगा बेटा, पुट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। अगर तुमको मालूम है, अगर थोड़ा सा मैथ्स आता है तो m को ये लिख सकता हूँ बेटा, या फिर अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम यही मिलेगा, ठीक है ना बच्चा लोग। तो अब देखो यहाँ पे m है, तो इस टर्म को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, या इसको जैसा करूँ तो बताओ, अंडर रूट m इंटू m इंटू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। तो और सा करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट m इंटू m 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। तो m वाला टर्म कैंसल, क्या मिलेगा बच्चा लोग,
H/2 m into kinetic energy 2 mke. क्लियर है बच्चा लोग? तो V इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकला बेटा, ये हमको याद रखना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसके थ्रू ये लास्ट फॉर्मूला बना डी ब्रॉगली का। तो डी ब्रॉगली थ्योरी क्लियर है बेटा? कभी ये इक्वेशन यूज होता है तो कभी ये वाला इक्वेशन तो कभी ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करना बेटा, और कुछ किया नहीं है तामझाम। तो 2 काइनेटिक एनर्जी है, उसको ये मान लिया बेटा, ठीक है ना। m का वैल्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जरूरत पड़ेगा क्या बेटा m का वैल्यू, क्योंकि m कैंसिल हो जा रहा है ना। तो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, या फिर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चा लोग? जल्दी से छाप लो बेटा, ये था डी ब्रॉगली थ्योरी। नोट कर लिए बच्चा लोग? No, sir, wait. Sir, done. नेक्स्ट है आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका बेटा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। कभी नाम सुने हो? हाँ सर, 9th और 10th में। 9th में सुन चुका है नाम? हाँ अच्छी बात है सर, बेटा। ऐसे से बोलते हैं। इसीलिए सुन ले। डी ब्रॉगली भी सुनी होगा बेटा। नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम सुना था। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ठीक है ना बेटा? तो क्या होता है ये प्रिंसिपल, सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर बेटा मुझे कोई चीज को देखना है, तो देखने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास? सर आंखें। हाँ, सबसे पहली चीजें आंखें होनी चाहिए। उसके बाद सर आंखों के अलावा और किसी देखते क्या सर? वाह पागल, जिसको देखना है वो नहीं रहेगा सामने तो किसको देखेगा तू? अच्छा सर, कमाल ऑब्जेक्ट। करता है। हाँ, ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना बेटा। और ऑब्जेक्ट हुआ, आंखें हुआ, तो देख लेंगे। हाँ, आंखों को और ऑब्जेक्ट को लेकर अंधेरे रूम में बंद कर दिया जाए तो क्या देख लोगे बेटा? आंखों को लेकर जाओ Light. अंधेरे, लाइट होना, लाइट। लाइट। हाँ, तो मेन चीज तो भूल ही जा रहे हैं। सबसे पहला चीज आंख होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। लाइट हो या ना हो वो बात की बात है, आंख नहीं है तो फिर कहाँ से देखोगे? तो आंखें है, उसके बाद क्या है बेटा? लाइट। और उसके बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, तब किसी को देख पाओगे बेटा। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल समझने से पहले इतना तो दिमाग है ना बेटा, देखने के लिए चाहिए लाइट और आंखें। तो लाइट का काम है यहाँ पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एटम में घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा एटम में घूमते रहता है। और तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन को जरा सी भी एनर्जी मिलेगा वो कहाँ भाग जाता है? इनफिनिट कहाँ भाग जाता है? इन्फिनाइट भी बोल सकते हो, या फिर हाई एनर्जी लेवल। हमेशा इन्फिनाइट पे नहीं जाएगा क्योंकि ट्रांजिशन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा ना। तो बोलोगे बेटा एंड हाई एनर्जी लेवल पे।
अगर 1 पे है तो 2 पे जा सकता है, 2 पे है तो 3 पे, 3 पे है तो 4 या फिर nth ऑर्बिट पे जा सकता है, पता नहीं कहीं तो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ इस टाइप का सेटअप रहता है बेटा माइक्रोस्कोप का, यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना रहता है। अगर कभी देखे होंगे, सौभाग्य मिला होगा माइक्रोस्कोप को देखने के लिए, तो बेटा ऐसा ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से तो नहीं दिखने वाला, और यहाँ पे फिर इसका स्टैंड बना होता है ना बच्चा लोग, कुछ ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे एक मिरर होता है जिसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे लाइट का भी एडजस्ट होता है। तो ऐसे ही कुछ होता है माइक्रोस्कोप बेटा, स्कूलों में देखे होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको। यस सर। हाँ तो बेटा यहाँ पे मान लो एलिमेंट को रख दिया मैं, एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखने वाला, फिर भी समझाने के लिए बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एटम को रख दिया, तो एटम को रखे यहाँ पे, अपना आंख लगाए बेटा, ठीक है ना, देख रहे इधर। तो क्या होगा बेटा, पहले लाइट को जब को एडजस्ट करोगे, जिससे यहाँ पे लाइट यहाँ पे प्रॉपर जाए, फोकस लाइट का, और हमको ये दिखे बेटा। लेकिन यहीं पे क्या है बेटा, मान लो एटम के अंदर ऑर्बिट भी दिख रहा है तुमको, तो जैसी एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, लाइट मतलब यहाँ से फोकस से लाइट एडजस्ट करना बेटा, इलेक्ट्रॉन को जैसी एनर्जी मिलेगा वो क्या करेगा बेटा, बड़ा ही बदमाश है, कहाँ भाग जाएगा भाई, हाई एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी पे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को देखने गए तो उसके पोजीशन के बारे में पता चला क्या बेटा? नो सर। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए मैं बोला, ठीक है ना बेटा, एनर्जी दिए, लाइट दिए, और तो उसका पोजीशन नहीं पता चला, बट हमने जितना एनर्जी दिया उस एनर्जी के बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बेटा? तो वेलोसिटी पता चला तो पोजीशन नहीं पता चला। और अब देखो बेटा, अब इलेक्ट्रॉन को इतना कम एनर्जी दे रहे हैं, इतना कम एनर्जी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन N2 से N3 N2 पे नहीं जा पा रहा है, मतलब एनर्जी बहुत कम दे रहे हैं। तो हमको क्या पता चल जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इसी जगह फंसा पड़ा है, तो पोजीशन पता चल जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा है तो उसका वेलोसिटी आएगा बेटा? वेलोसिटी कब आता है, जब कोई ट्रेवल करे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है क्या? कहाँ से ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन खुद ट्रेवल में है। इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल में मतलब उसका एनर्जी ही नहीं मिल रहा है भाई। अब तुमको कहीं जाना है, तुमको किराया भाड़ा ही ना दिया जाए, खड़ा करवा दिया जाए, तो कौन जाएगा बेटा? कहीं बाहर जाना है दूसरे स्टेट, और तुमको पैसे ही नहीं है, तो तुम जा पाओगे? अब बात अलग है बेटा, कल बोला सर मैं बस के पीछे लटक के निकल जाऊंगा, तो किसी के ट्रक के पीछे लटक के निकल जाऊंगा लिफ्ट लेके, तो वाली बात नहीं, वो एक्सेप्शनल वाली बात। बट अगर सीधा सीधा देखा जाए, तो अगर किसी के पास एनर्जी है नहीं तो वो भाग सकता है क्या भाई? नो सर। तो पोजीशन तो पता चलेगा, एक सिंपल सा है बेटा कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। तो एनर्जी अगर ज्यादा देते हो तो पोजीशन उसका नहीं पता चलेगा, वेलोसिटी पता चलेगा। एनर्जी बहुत कम है बेटा, बहुत कम, तो बेटा एनर्जी है या नहीं है, तो वो चुपचाप एक जगह बैठा ना रहेगा, तो उस समय क्या नहीं मिलेगा, वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि आप एक टाइम में बस एक ही चीज बता सकते हो, पोजीशन के बारे में बताए तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, वेलोसिटी के बारे में बता रहे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। क्लियर है बेटा? इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए बेटा? माइक्रो पार्टिकल के लिए। किसके लिए बेटा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए बच्चा लोग? माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो पार्टिकल। तो माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को जरा से भी एनर्जी मिलेगा जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लो से कहां चल जाएगा बेटा? हाई में। अगर एनर्जी कम है तब लो। कहीं नहीं जाएगा, लो का लो में ही रहेगा, ठीक है ना? तो उस समय पोजीशन पता चलेगा तो वेलोसिटी नहीं पता चलेगा, वेलोसिटी पता चलेगा तो पोजीशन के बारे में नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इट, according to it,
the identification or determination of position and velocity are not possible according to it. The identification and determination of position and velocity are not possible for any microparticle According to it, the identification or determination of position and velocity are not possible for any microparticle. Possible simultaneously वर्ड यूज कर लेते हैं, not possible for any microparticle like electron. ठीक है ना बेटा? According to it, identification or determination of position and velocity are not possible simultaneously for any electron, any microparticle or particle like electron. ठीक है ना बेटा? इस चीज का रखना. तो क्या होगा बेटा? अगर एक चीज को डिफाइन करें तो दूसरे में क्या आएगा बेटा? अनसर्टेनिटी. पोजीशन बता रहे तो अनसर्टेनिटी किसमें आएगा बेटा? वेलोसिटी में. वेलोसिटी बता रहे तो किसमें आएगा? पोजीशन. बट इतने दिग्गज साइंटिस्ट उन्होंने बोला कि बेटा मैं हूं तो काहे घबरा रहे हो, हम जो इक्वेशन बता रहे हैं उस इक्वेशन के थ्रू निकाल लो, एक साथ दोनों चीजें बता सकते हो. पोजीशन के अंदर भी अनसर्टेनिटी और उसके वेलोसिटी में भी कितना अनसर्टेनिटी है दोनों. इसके लिए ने एक इक्वेशन बनाया जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन बोलते हैं बेटा? हाइजेनबर्ग इक्वेशन. तो m क्या है बेटा? मोमेंटम. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी. तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा? डेल्टा x मास डेल्टा v मास इनटू वेलोसिटी. तो डेल्टा x का डेल्टा x, m तो चेंज होता नहीं बेटा मास, इसलिए डेल्टा v h/4 पाई. और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये साइन को क्या मान लोगे बेटा? इक्वल. ये था बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो जो चीजें जहां पे आई हैं वो नोट कर सकते हो बेटा वेयर करके. डेल्टा x क्या है बेटा? यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. m क्या है बेटा? मास ऑफ माइक्रोपार्टिकल. मास ऑफ माइक्रोपार्टिकल. ठीक है बेटा. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ माइक्रोपार्टिकल. बाकी h क्या पता चल गया ना बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट. और पाई क्या बेटा? सिंपल सा इंटीजर जिसका वैल्यू क्या होता है बेटा? 3.14. एक नंबर है, डिजिट है. जल्दी से नोट कर लो बेटा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. कर लिए बच्चा लोग नोट? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये सब याद रहेगा ना बच्चा सभी को। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो डी ब्रॉगली क्या बताता है बेटा, एक ही पार्टिकल उसके पास दो नेचर होंगे, एक पार्टिकल दूसरा वेव। हाइजेनबर्ग क्या बताता है बेटा, अगर तुम पोजीशन बताने गए माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, तो उसका वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, वेलोसिटी बताने गए तो क्या नहीं बता पाओगे बेटा, पोजीशन। मतलब एक साथ दो दो काम नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग बोलता है बेटा रजनीकांत बनना पॉसिबल नहीं है, मतलब वेलोसिटी बताना और एक साथ मोमेंटम बताना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एक बार में एक ही काम करना है। क्या काम करना है बेटा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी या फिर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बताओगे। क्लियर है बच्चा लोग? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बेटा न्यूमेरिकल, एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, रब कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लाइट माइक्रो पार्टिकल करना, लाइट मत करना। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ माइक्रो पार्टिकल, what is the de Broglie wavelength of microparticle if velocity of 0.25 gram particle is, if velocity of 0.25 gram particle is 6.6 into 10 to the power minus 24 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पूछा, तो फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बच्चा लोग, H/mv, यही होता ना जी। H का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है बच्चा लोग, m का वैल्यू कितना है, मास कितना है बेटा 0.25, ठीक है। यूनिट क्या है बेटा इसका, ग्राम। अब उसके बाद बेटा वेलोसिटी कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, दिया है 24, जो डाटा दिया वो रखेंगे ना। तो इसका यूनिट क्या है बेटा, पहले यूनिट सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, जूल सेकेंड। इधर का यूनिट क्या है बेटा, फर्स्ट वाले का ग्राम, और इसका वैल्यू क्या है बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करेगा तो यूनिट क्या आएगा बेटा, जूल मतलब क्या होता है बेटा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम मीटर पर सेकेंड, यही होगा बेटा। तो केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, 1/0.25 10 टू द पावर माइनस 10। तो केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बेटा, इनटू 1000। तो ये किस में जाएगा जी, ग्राम में। आंसर किस में आएगा बेटा, मीटर में। तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा बेटा, -7 मीटर। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। तो कर लोगे इस टाइप का सॉल्व बेटा। सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, एच दिया तो रख दो, एम जो बोला है वो रखो, और बी जो बोला है वो रख दो बेटा। अब पूरा दिक्कत है बेटा डाटा में रखने के बाद यूनिट सॉल्व करना और कैलकुलेशन करना। जिसको यूनिट सॉल्व करने आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन आता तो दिक्कत हो सकता है यूनिट के कारण, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर में मिस्टेक आता अगर यूनिट नहीं सॉल्व करते तो। ठीक है बच्चा लोग।
तो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। छाप लो चलो। सर एक बार एग्जांपल एक्सप्लेन करो। ओहो बेटा, तुम लोग को ना पूरा कैलकुलेटर दे के बैठाना पड़ेगा, ऐसा लगता है कभी कभी। कितना सिंपल है बेटा, एच का वैल्यू नहीं मालूम क्या तुमको? बताओ, बोलो 1 बेटा, एच का वैल्यू क्या आता है? 1 होता है एच का वैल्यू। बेटा एच का वैल्यू कितना होता है, क्या बताएं बेटा? 6.6 डाउट? into 10 to the power minus 30। बताओ, बरसों बाद बता रहे हो, कोई पेज पलटा के। कितना दिया है बेटा मास पार्टिकल का? 0.25 ग्राम। ये कितना दिया है वेलोसिटी? 6.6 into 10 to the power minus। बेटा तो अब हमारा काम इतना होता है, ठीक है ना? इसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना वो तुम्हारा काम है। अब हर चीज एक का एक स्टेप थोड़ी बताया जाएगा बेटा, नहीं तो टेबल बनवा बनवा के करवाएंगे फिर याद। 10 की पावर कितना है यहाँ पे? -10। 34 में से 24 जाएगा तो -10 आएगा ना बेटा। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 10 टू द पावर -10 सॉल्व करो तो कितना आएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -10 आएगा कि नहीं आएगा? 1/25 को करोगे तो। यस सर। बेटा ये डेसिमल हटाओगे, ऊपर 100 लगाओगे, नीचे 25, तो 4 टाइम्स में ही ना जाएगा जी। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है ना? हमारा मैथ्स नहीं है, मैथ्स पढ़े बरसों हो गया, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? और तुम लोग का मैथ्स हमसे अच्छा है, मुझे मालूम है। 10 के बाद हमने तो मैथ्स का बुक ही नहीं देखा कैसा दिखता है करके। तो हम जब सॉल्व कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकते हो। अब बात आता है बेटा यूनिट का, इसका यूनिट क्या होगा? तो बेटा इसका यूनिट बाबा बताया हूँ, एच का वैल्यू होता है जूल सेकेंड। यहाँ पे लिखा है बेटा ग्राम, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। तो बेटा पहले जूल को तोड़ने आना चाहिए। जूल का यूनिट क्या होता है, किससे मिलकर बना है? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा एक एक चीजें इतना बार एक बार होता है बेटा ये चीजें, लेकिन बार बार इसी चीजों को मैं रिपीट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना जी। तो बेटा इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1000 ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये सॉल्व करो तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड मीटर से 1 मीटर गायब, ग्राम से ग्राम, यहाँ 1000 है तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यस सर। यूनिट मीटर में। बेटा ये काम तुम्हारा है यहाँ तक। हमारा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये तुमको खुद करना पड़ेगा बेटा। बचपन में इसीलिए इतना सारा मैथ सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ताकि आगे जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो तो काम आ जाए। ऐसा है नहीं, और भी जगह काम आता है, बट एक बात बोल रहे हैं। और डाटा हमने इतना सिंपल बनाया था कि देखते ही सॉल्व हो जाता। सिंपल था ना बेटा कैलकुलेशन? यस सर। तो मेहनत करो, टेबल वेबल याद रखो बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे सेकेंड -2 मतलब उसकी पावर स्क्वायर और इंटू सेकेंड किया है, और नीचे मतलब पर सेकेंड स्क्वायर एक ही है, तो फिर वो तीनों कैसे कट हो गए? गजब, देखते हैं। नहीं कट होगा ना? अरे भगवान, मिस्टेक कर दिया ऐसा लग रहा है। बेटा x टू द पावर -2, ठीक है, इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x टू द पावर -1। तो बचपन में पढ़े थे बेटा, इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? x टू द पावर -2 प्लस 1, x टू द पावर -1। नहीं कट होगा? नहीं होगा क्या बेटा कट? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? यस सर। सेकेंड इनवर्स कैंसिल नहीं होगा?
मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा कल, आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास मैथ्स के लिए पारा सर को बोलना पड़ेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, नहीं आता तो बेटा बचपन वाले फॉर्मूला यूज कर लिया करो। कौन सा फॉर्मूला बेटा? x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं बेटा? ऐड हो जाते हैं। अगर डिवाइड में हो तो क्या होता है बेटा? माइनस जाते हैं। बस यहाँ पे ऐसे कुछ किए हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो सेकेंड की पावर में -2 प्लस कुछ नहीं तो 1। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? सेकेंड -1, नीचे सेकेंड -1, ऊपर सेकेंड -1। कट होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है बेटा। और किसी को कोई डाउट? बेटा यूनिट सॉल्व करना जरूरी है, डाटा सॉल्व हो ही जाता है बेटा, ये कैलकुलेशन सब कोई कर लेते हैं। हमेशा बच्चा इस जगह फंसता है, चाहे तुम्हारे 11th की बात करें, 12th की बात करें या 13 की बात करें, मतलब ड्रॉपर वाले की बात, सभी से होता है बेटा ये मिस्टेक। यूनिट नहीं सॉल्व करते हैं क्योंकि बचपन से आदत में नहीं है यूनिट सॉल्व करना। और जो बच्चा यूनिट नहीं सॉल्व करेगा ना बेटा, तो केमिस्ट्री में सोच लो, फिर फिजिक्स में भी बता रहे हैं, फिजिक्स वाले सर भी बोलते होंगे विजय सर कि बेटा यूनिट पे ध्यान रखा करो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा? अगर यूनिट का अगर प्रॉब्लम आया तो मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ना बेटा जिसको तुम यूनिट देख के सीधा आंसर टिक कर सकते हो। केमिस्ट्री में ऐसे हर साल एक क्वेश्चन आते हैं जिसको आप यूनिट से सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चे लोगों का प्रैक्टिस में यूनिट ही नहीं रहता, तो यूनिट का थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़िया से करो, ठीक है ना बच्चा? तो और किसी को कोई तकलीफ बच्चा लोग? लिखा करो ये सब चीजें, ठीक है ना बेटा? कि जूल का यूनिट होता है केजी, मीटर स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, याद रखा करो ये सब सारे चीजें, ठीक है बेटा? बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बाय सभी को बच्चा लोग। Bye, sir. Bye, sir.